Hello student, welcome to our in this video. इस वीडियो में हम अपने एसएसटी के चैप्टर नंबर 13 को स्टडी करेंगे। हमारे चैप्टर एसएसटी का चैप्टर नंबर 13 है आवर सिविल सर्विसेज। You have learned that the ministers are in charge of running the country and the states। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारी कंट्री और स्टेट को चलाने के लिए कौन चार्ज में होते हैं। वो होते हैं हमारे मिनिस्टर्स। इसके प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ लिया है। बट a handful of ministers cannot do all the works। handful means मुट्ठी भर, मीन्स बहुत थोड़े से मिनिस्टर्स सभी कामों को नहीं कर सकते। दे ओनली प्लान व्हाट इज टू बी डन एंड डिसाइड हाउ इट इज टू बी डन। वो सिर्फ प्लान करते हैं कि किसी भी काम को कैसे करना है और वो ये भी डिसाइड करते हैं कि उसे कैसे करना है, क्या काम करना है और उसे कैसे करना है। इसका डिसीजन कौन लेते हैं? मिनिस्टर्स। द पीपल हु एक्चुअली गेट द वर्क डन आर ऑफिशियल्स। वो लोग जो एक्चुअल में काम करते हैं वो क्या होते हैं? ऑफिशियल्स आर ऑफिसर्स who are employed by the government। वो ऑफिसर्स होते हैं जिसे कौन नियुक्त करता है? हमारी गवर्नमेंट। These officials form the civil services। और यही ऑफिसर्स क्या बनाते हैं? सिविल सर्विसेज एंड आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट। और ये ऑफिसर ही क्या कहे जाते हैं? सिविल सर्वेंट। दे आर अपॉइंटेड नॉट इलेक्टेड। ये लोग अपॉइंट होते हैं, न कि इन्हें चूज किया जाता, इलेक्ट करके नहीं बनाया जाता, ये अपॉइंट होता है। सो दे डू नॉट चेंज विथ एवरी इलेक्शन। इसीलिए ये हर इलेक्शन के बाद में बदलते नहीं हैं। विच इंश्योर दैट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट कंटिन्यूअस स्मूथली। ये श्योर करते हैं जिससे कि गवर्नमेंट का काम पूरे देश में स्मूथली चलता रहे। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सर्विसेज। टाइप्स ऑफ सर्विसेज में हम स्टडी करेंगे कि हमारी कंट्री में कितनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज हैं। तो लेट अस स्टार्ट। देयर आर डिफरेंट सिविल सर्विसेज फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट वर्क। हमारे देश में कई तरह सिविल सर्विसेज हैं। गवर्नमेंट के काम को करने के लिए कई तरह के सिविल सर्विसेज हैं। बेस्ड ऑन विच गवर्नमेंट दे वर्क अंडर, दे कैन बी grouped under central, state and all India civil services। I am repeating one time again for you all। Based on which government they work under। ये इस पर निर्भर करता है कि वो किस गवर्नमेंट के साथ काम कर रही हैं। They can be grouped under central, state and all India civil services। इन्हें हम
अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे सिविल सर्विसेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करती हैं, ऐसे सिविल सर्विसेज जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करती हैं, और एक ऐसे सिविल सर्विसेज के ग्रुप जो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज हैं। तो ये जो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज हैं ये पूरे कंट्री में वर्क करते हैं। ये दोनों गवर्नमेंट के साथ में काम कर सकती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी और स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी। फॉर एग्जाम्पल द इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जिसे हम शॉर्ट में IRS कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इज वन ऑफ द मेनी सेंट्रल सिविल सर्विसेज। ये एक सेंट्रल सिविल सर्विसेज में से एक है। इट्स ऑफिसर लुक आफ्टर द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। इनके ऑफिसर्स टैक्स के कलेक्शन का ध्यान रखते हैं। Its officers look after the collection of taxes and work only under the central government. इनके ऑफिसर टैक्स के कलेक्शन की देखरेख करते हैं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं। द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इज़ वन ऑफ द 3 ऑल इंडिया सर्विसेज। द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ये 3 ऑल इंडिया सर्विस में से एक है। Its officers manage our forest resources and can work anywhere in India, either under a state government or the central government. और इसके जो ऑफिसर्स हैं ये दोनों गवर्नमेंट के साथ में काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में भी और स्टेट गवर्नमेंट के साथ। इनका काम है हमारे फॉरेस्ट एंड रिसोर्स का देखभाल करना। द स्टेट हैव देयर सेपरेट सिविल सर्विसेज। स्टेट की अपनी एक अलग सिविल सर्विस होती है। इन दिस chapter we will discuss 3 services in greater detail। इस चैप्टर में हम लोग 3 सिविल सर्विस के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे जो कि हमारे कंट्री में सबसे बड़ी हैं। आइए तो फर्स्ट ग्रेटर सिविल सर्विस के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, दैट इज़ The Indian Administrative Service। Okay student, टाइप्स ऑफ सर्विसेज में हम लोगों ने स्टडी किया IRS एंड IFS, और इसके बाद में अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 3 सर्विसेज इन ग्रेटर डिटेल्स, जिसमें फर्स्ट हमारा है द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं IAS। इन द डेज व्हेन वी वर अंडर द ब्रिटिश, दिस वाज नोन एज द इंडियन सिविल सर्विस। जिस समय हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थे या जिस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे देश पर शासन कर रही थी, उस समय भी ये सर्विस थी। उस टाइम पर इसका नेम था इंडियन सिविल सर्विस, जो अब क्या हो गया है
द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसका नाम ब्रिटिश के टाइम पर क्या था? द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सॉरी द इंडियन सिविल सर्विस। मेनी हम लोग डिस्कस करेंगे द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बारे में। तो इसका शॉर्ट फॉर्म दे करके आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, या फुल फॉर्म दे करके इसका शॉर्ट फॉर्म पूछा जा सकता है, और या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका ब्रिटिश के टाइम पर इसका नेम क्या था। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, in short known as IAS, in the day when we were under the British, this was known as Indian Civil Service। और ब्रिटिश के टाइम पर ये क्या कहा जाता था? इंडियन सिविल सर्विस। ये ब्रिटिश है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके आगे। Many consider it to be the most important of the civil services। ये सबसे महत्वपूर्ण सिविल सर्विस है। Simply put, the administrator means to manage something। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड है ये एडमिनिस्ट्रेटर से लिया गया है। तो एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स होता है टू मैनेज समथिंग, किसी भी चीज़ को मैनेज करना, व्यवस्थित करने वाले को ही क्या कहा जाता है? एडमिनिस्ट्रेटर। एंड दैट इज़ द जॉब ऑफ दिस सर्विस, और यही इस सर्विस का मुख्य काम है, मेन जॉब। गवर्नमेंट के कामों को मैनेज करना ही इस सर्विस का मेन जॉब है। इट मैनेज द एवरीडे वर्क ऑफ द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल। ये इस सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं वो गवर्नमेंट के डेली के काम को एक सेट रूल के अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं। इट कैरीज आउट द प्लान्स ऑफ द गवर्नमेंट लाइक गेटिंग डेवलपमेंट वर्क डन। ये क्या करते हैं? गवर्नमेंट के प्लान को आगे ले जाते हैं, जैसे विकास के कामों को प्रगति देने का काम ये लोग करते हैं कि हमारी कंट्री को कैसे डेवलप करना है, इसको एक सेट ऑफ रूल के अकॉर्डिंग आगे ले जाने का काम ये करते हैं। IAS ऑफिसर आर in charge of different government departments। द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं वो IAS ऑफिसर्स कहे जाते हैं, और ये गवर्नमेंट के अलग अलग विभागों के क्या होते हैं? इंचार्ज होते हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट deal with different things such as health, education, electricity and agriculture। तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल आपको दे दिया गया।
जैसे एजुकेशन, शिक्षा, जैसे हम जो पढ़ रहे हैं ये क्या है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो इसके भी हेड कौन होते हैं या इसके इंचार्ज कौन होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स। ऐसे ही हमारा क्या है, हेल्थ, स्वास्थ्य विभाग, जितने भी डॉक्टर्स हैं या हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, इन सभी का एक अलग डिपार्टमेंट होता है और इसके जो हेड होते हैं वो किस सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स। सेम एज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के भी हेड इसी सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं। एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के भी जो सबसे बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। द आईएएस इज एन ऑल इंडिया सर्विस। जो ये आईएएस है ये ऑल इंडिया सर्विस है। सो दो आईएएस ऑफिसर्स आर एम्प्लॉयड बाय द यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट, they can work for it or for a state government anywhere in India. The Indian Administrative Service के जो ऑफिसर्स हैं या ये जो सर्विस है ये क्या है, ऑल इंडिया सर्विस। तो ऑल इंडिया सर्विस के बारे में हम लोग टाइप्स ऑफ सर्विस में स्टडी कर चुके हैं कि ऑल इंडिया सर्विस के जो ऑफिसर्स होते हैं वो दोनों गवर्नमेंट के साथ में काम कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी और स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी। तो आईएएस ऑफिसर्स जो हैं वो दोनों गवर्नमेंट के साथ में काम कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के साथ में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी। टू स्टार्ट विथ एन आईएएस ऑफिसर इज appointed to work in a particular state or union territories. To start with, an IAS officer is appointed to work in a particular state or union territories. I hope you understand. काम की शुरुआत कोई भी आईएएस ऑफिसर स्टेट, किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से शुरू करता है। He or she may later be asked to work under the union government, और बाद में उसे यूनियन गवर्नमेंट के साथ में काम करने को मिलता है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि कोई भी आईएएस ऑफिसर डायरेक्ट यूनियन गवर्नमेंट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में काम नहीं करता। अपॉइंट होने के बाद पहले वो या तो स्टेट या यूनियन टेरिटरीज़ की गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है, उसके बाद में उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में काम करने का मौका मिलता है। वन ऑफ the things an IAS officer may do is to look after a district as its district magistrate. A DM is also called a district collector. सबसे पहले आईएएस ऑफिसर्स को क्या एक डिस्ट्रिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहा जाता है। तो आईएएस ऑफिसर जब अपॉइंट होते हैं तो पहले उनको कहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, किसी भी स्टेट के एक डिस्ट्रिक्ट की। फिर धीरे धीरे उनको उनके वर्क को देखते हुए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाई जाती है। पहले स्टेट के कई डिस्ट्रिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, फिर पूरे एक स्टेट की मिलती है, और फिर धीरे धीरे उनको कहाँ पर प्रमोट किया जाता है, यूनियन गवर्नमेंट, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट। इन एडिशन
To the IS, each state has its own civil services, whose officers work under the IS officers. और इन IS ऑफिसर्स के अंडर स्टेट गवर्नमेंट के जो IS ऑफिसर्स होते हैं वो काम करते हैं। अब हम यहाँ पर एक एक्टिविटी है जिसे हम कर लेते हैं और समझ लेते हैं। बिफोर दे स्टार्ट वर्किंग, ऑफिसर्स ऑफ द IS आर some other civil services are trained at the Lal Bahadur Smriti National Academy of Administration in Mussoorie। काम करने से पहले IS ऑफिसर्स पहले लाल बहादुर शास्त्री स्मृति नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन मसूरी में ट्रेनिंग लेते हैं। मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री स्मृति नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेनिंग लेते हैं। फाइंड आउट which civil services get trained there. Also find out who Lal Bahadur Shastri was. तो IAS ऑफिसर्स लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेनिंग लेते हैं, ये क्लियर हो गया। और दूसरा, लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हीं के नाम पर ये ट्रेनिंग सेंटर रखा गया है। इस ट्रेनिंग सेंटर का नेम उन्हीं के नाम पर रखा गया है और ये कहाँ पर है? मसूरी में। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन पुलिस सर्विस। सेकंड हमारा आता है इंडियन पुलिस सर्विस। The Indian Police Service too is an all India service। जो ये सर्विस है इसे शार्ट में हम कहते हैं IPS, इंडियन पुलिस सर्विस। ये सर्विस भी ऑल इंडिया सर्विस है, मतलब इसके ऑफिसर्स भी दोनों गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ में काम करते हैं। Each IPS officer is sent to a state where he or she works unless called by the union government for a particular job। इसके ऑफिसर्स को भी पहले क्या किया जाता है? स्टेट में भेजा जाता है, जहाँ ये क्या करते हैं, जहाँ जाकर के ये अपने काम को स्टार्ट करते हैं। इन एडिशन टू द IPS, ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन पुलिस सर्विस। IPS के साथ ही साथ हर एक स्टेट का अपना एक पुलिस सर्विस होता है। यू माइट हैव हियर द ऑफ पुलिस ऑफिसर कॉल्ड सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस SP एंड इंस्पेक्टर। आप सभी लोग ये नाम अच्छे से सुने होंगे, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड इंस्पेक्टर का नाम आप लोग सुने होंगे। While
एन एस पी इज़ एन IPS ऑफिसर। इसमें ISP जो होते हैं, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये IPS ऑफिसर होते हैं। द इंस्पेक्टर्स वर्किंग अंडर हिम आर हर आर ऑफिसर्स ऑफ अ स्टेट पुलिस सर्विस। SP के अंडर में ये इंस्पेक्टर काम करते हैं और इन इंस्पेक्टर्स के अंडर में और पुलिस ऑफिसर्स काम करते हैं। Perhaps you know about some of the things that an IPS looks after। शायद आप जानते होंगे कि एक IPS ऑफिसर किन किन चीज़ों का ध्यान रखता है या किन किन चीज़ों की देखरेख करता है। मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर, शांति व्यवस्था और गवर्नमेंट के नियम। एंड preventing and investigating crime are among these। क्राइम को रोकने का काम और क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने का काम भी पुलिस ऑफिसर ही करते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम मीन्स फाइंडिंग आउट हु कमिटेड इट। इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम का मतलब है ये पता करना कि वो अपराध कौन किया है। तो अपराधी को खोजने का काम और अपराध को रोकने का काम, ये दोनों काम कौन करते हैं? पुलिस ऑफिसर्स। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI investigates crimes that affect the whole country or many states। ऐसे अपराधों की जांच का काम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI करती है, जो पूरे देश में व्याप्त हो या फिर कई राज्यों में व्याप्त हो। इसको इन्वेस्टिगेट कौन करता है? CBI ऑफिसर्स। तो CBI ऑफिसर्स द सीनियर ऑफिसर ऑफ द CBI आर IPS ऑफिसर। CBI के जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो IPS ऑफिसर्स होते हैं। IPS ऑफिसर्स ऑल्सो लीड पुलिस यूनिट्स दैट फाइट टेररिस्ट्स। IPS ऑफिसर भी ऐसे पुलिस टीम को लीड करते हैं या ऐसी पुलिस यूनिट को लीड करने का काम करते हैं जो टेररिस्ट के अगेंस्ट फाइट करते हैं, लड़ते हैं। टेररिस्ट यूज वायलेंस टू स्ट्राइक टेरर fear to get something they want, such as the creation of a separate country। टेररिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बात मनवाने के लिए वायलेंस मीन्स हिंसा और डर का माहौल उत्पन्न करते हैं। ऐसे लोग जो अपनी बात मनवाने के लिए डर का माहौल उत्पन्न करते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? टेररिस्ट। और ये देश को अलग करने का भी काम करते हैं। वन मोर थिंग स्टूडेंट, IPS ऑफिसर जैसे IAS ऑफिसर की ट्रेनिंग कहाँ होती है? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन मसूरी। वैसे IPS ऑफिसर की ट्रेनिंग कहाँ पर होती है? द सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, हैदराबाद।
तो दो चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग कहाँ होती है? मसूरी में। और किस एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी में? तो आपको याद रखना होगा लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और जब आपसे पूछा जाएगा कि आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग कहाँ पर होती है, तो आपको बताना होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, हैदराबाद। Now we will discuss about the third most important service of our country, that is the Indian Foreign Service. इसे हम शॉर्ट में कहते हैं IFS। लिसन स्टूडेंट, ये थर्ड टाइप की, जो 3 टाइप की सर्विसेज के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले थे, तो ये थर्ड टाइप की सर्विस है जिसे हम कहते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस। इसे शॉर्ट में कहते हैं IFS। यू मे हैव गेस्ड फ्रॉम द नेम दिस दैट इज सर्विस डज। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सर्विस के ऑफिसर्स कौन सा काम करते होंगे। वर्क रिलेटेड टू द फॉरेन कंट्री। इस सर्विस के जो ऑफिसर्स होते हैं वो फॉरेन कंट्री से रिलेटेड वर्क को करने का काम करते हैं। IFS ऑफिसर आर पोस्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज वेयर दे रिप्रेजेंट इंडिया। इस सर्विस के ऑफिसर अलग अलग कंट्री में अपॉइंट किए जाते हैं जहाँ पर वो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। दे वर्क टू improve our ties with other countries in fields like trade, culture and education। ये वहाँ पर उन कंट्रीज़ के साथ में हमारे रिलेशन को मजबूत करने का काम करते हैं। किस टाइप के? ट्रेड मीन्स व्यापार, कल्चर मीन्स सभ्यता, एंड एजुकेशन मीन्स शिक्षा। व्यापार, सभ्यता और शिक्षा, इस तरह के संबंधों को उस कंट्री के साथ में मजबूत करने का काम करते हैं IFS के ऑफिसर्स। द हाईएस्ट रैंकिंग IFS ऑफिसर इन अ फॉरेन कंट्री इज द एम्बेसडर। फॉरेन कंट्री के जो हाईएस्ट रैंकिंग के ऑफिसर इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है, एम्बेसडर कहा जाता है। द एम्बेसडर एंड द पीपल वर्किंग विथ हिम आर हर मेक अप द इंडियन एम्बेसी इन दैट कंट्री। ये एम्बेसडर और इनके साथ काम करने वाले लोग उस कंट्री में इंडियन एम्बेसी का निर्माण करते हैं। In the
Commonwealth countries, an administrator is called the highest commissioner. कॉमनवेल्थ कंट्री में एडमिनिस्ट्रेटर को हाई कमिश्नर कहा जाता है एंड एन एम्बेसी इज नोन एज द हाई कमीशन, और इनके एम्बेसी को क्या कहा जाता है? हाई कमीशन। द कॉमनवेल्थ इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज most of which were under the British earlier, like India, Australia and Pakistan. कॉमनवेल्थ ऐसे देशों के समूह को कहा जाता है जिनमें ज़्यादातर अंग्रेज़ों के गुलाम रह चुके हैं, जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान। IFS officers are trained for about 3 years. IFS ऑफिसर 3 सालों में ट्रेंड किए जाते हैं, स्टार्टिंग विथ देयर ट्रेनिंग एट द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उनकी शुरुआत की ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में शुरू होती है। लेटर बाद में ईच ऑफिसर इज ट्रेंड इन अ फॉरेन लैंग्वेज, बाद में उन्हें फॉरेन की लैंग्वेज सिखाई जाती है। दिस हेल्प देम इन देयर वर्क, और ये उनके काम में उनकी मदद करती है। Apart from working in Indian embassies abroad, बाद में उन्हें अबॉर्ड के इंडियन एम्बेसी में ट्रेनिंग मिलती है। IFS ऑफिसर वर्किंग इन इंडिया ऑन थिंग्स रिलेटेड टू फॉरेन कंट्रीज, जहाँ पर उन्हें फॉरेन कंट्री में काम करने के बारे में सिखाया जाता है। द IFS इज़ अ सेंट्रल सिविल सर्विस, और ये IFS क्या है? सेंट्रल सिविल सर्विस है। अनलाइक ऑफिसर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज सच एज IAS एंड IPS, IFS officers work only under the central government. ये सभी जो है IAS, IPS एंड IFS सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इससे पहले ये देखिए द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में हम लोग, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, हम लोग स्टडी करते हैं। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का शॉर्ट फॉर्म है UPSC। इन न्यू दिल्ली होल्ड्स एग्जामिनेशन एवरी ईयर टू सेलेक्ट यंग मैन एंड वोमेन फॉर द सेंट्रल एंड ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज। ये जो ऑफिसर्स थ्री टाइप की जो सर्विसेज हैं, इनके जो ऑफिसर्स हैं, इनको सेलेक्ट करने का काम द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे शॉर्ट में हम UPSC कहते हैं, ये न्यू दिल्ली में है। ये हर साल एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करती है, जिसको क्वालिफाई करने वाले ऑफिसर्स को ही, चाहे वो मेन है या वोमेन है, उनको इन सर्विसेज में प्लेस मिलता है। इट आल्सो अपॉइंट्स ऑफिसर्स फ्रॉम द स्टेट सिविल
यही यूपीएससी ही स्टेट के सिविल सर्विसेज के लिए ऑफिसर का सिलेक्शन भी करती है। पुलिस एंड फॉरेस्ट सर्विसेज टू द 3 ऑल इंडिया सर्विसेज। पुलिस, फॉरेस्ट, सिविल पुलिस एंड फॉरेस्ट आर द 3 ऑल इंडिया सर्विसेज। इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट हुआ। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।